नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है। इस बहुमत से पूरे देश के लोग हैरान हैं, स्तब्ध हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये तो होना ही था। लेकिन इस प्रचंड बहुमत ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के सामने चुनौतियों की पहाड़ खड़ा कर दिया है। ये पहाड़ कुछ इस कदर का है जो आप कह सकते हैं कि भूल भुलैया की तरह है, लुक्का छिपी का खेल खेल रहा है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, घर के अंदर उठ रहे हैं और घर के बाहर उठ रहे हैं, पार्टी में उठ रहे हैं और इसके साथ ही उनकी कार्यशैली और क्षमता पे उठ रहे हैं। तो आगे क्या तेजस्वी यादव इन चुनौतियों के पहाड़ों से पार पा पाएंगे? क्या उसे ढहा पाएंगे और पिछला रुतबा हासिल कर पाएंगे? क्या एक बार फिर वे महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के या खुद की पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन पाएंगे? तो सवालों का अंबार है और इन सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करते हैं वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी से और जानते हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं और तेजस्वी क्या इससे उबर पाएंगे। जी सर। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 10 साल की उनकी पॉलिटिकल लाइफ है, 15 से 25 तक की। इस चुनाव में 2 चुनाव हुए, 15 में भी चुनाव हुए और चुनाव 20 में भी हुए। दोनों चुनावों में आरजेडी विधानसभा में बड़ी पार्टी थी जी। लेकिन ये जो उनका तीसरा चुनाव रहा विधानसभा का, आरजेडी सिर्फ और सिर्फ अपना नेता प्रतिपक्ष पद बचाने भर का सीट हासिल कर पाया। मतलब 10% जो है 24 से ये कम से कम 25 पहुँच पाए वो। उनकी खुद की सीट वहाँ पर में रहेगी, हारे कब आगे गए कब पीछे गए, कब आगे कब पीछे गए, आखिरकार चुनाव जीत गए। तो जब नेता प्रतिपक्ष का खुद का सीट इतना अविश्वसनीय है, असुरक्षित है और मैंने हारते हारते बचने वाली स्थिति में रही, तो बाकी अगर बिहार में आपकी स्थिति खराब हुई है तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अब सवाल है कि जिन परिस्थितियों में आप चुनाव लड़े, गठबंधन बनाए, गठबंधन की रणनीति बनाए, उसका काफ़ी आपने फिर वोट यात्रा हुआ, बहुत सारे लगातार आंदोलन होते रहे कांग्रेस के साथ मिलकर, चाहे वामपंथी के साथ मिलकर भी। तो पर आखिरकार परिणाम जो बता रहा है, वो बता रहा है कि आपका जो पूरा प्रयास था उसका परिणाम निष्फल रहा। अब से प्रतिष्ठा बचाने के लायक सीट मिल गई है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बची रहेगी आपकी, नहीं तो वो भी नीतीश जी का कंपाइप होता है। अगर 2 सीट और कम आते हैं इनके पास तो उनकी नीतीश नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी और नीतीश जी का कंपा पे होता है। मतलब वो देते तो ये नेता प्रतिपक्ष बनते, अन्यथा नहीं। क्योंकि पिछली बार 2010 की घटना का बताऊँ, उसमें मात्र 22 सीट थी आरजेडी के पास में, नेता प्रतिपक्ष पद नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उसमें नीतीश कुमार जी सिद्दीकी जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर थे, तो बोले नहीं भी दे दूँ वो, तो नेता प्रतिपक्ष पद मिल गया उनको। उसके हकदार नहीं थे लेकिन सीएम की अनुकंपा थी, दे दीजिए तो मिल गया। सुविधा देना किसी को दे दीजिए। लेकिन ये भी जैसे कि 2 बार राहुल गांधी अटके रह गए नेता प्रतिपक्ष पद के लिए, अटकते तक ये भी बच गए। तो ये बड़ी चुनौती है कि जब आपका अपना वर्तमान पद ही नहीं संभाल पा रहे हैं, भविष्य की मतलब, तो आप जो नेता मुख्यमंत्री दावेदारी की जो आडंबर गढ़ रहे थे, इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपको 100 नंबर में महज 10 नंबर मिले। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, बस 10 नंबर तक बढ़ गए आप। तो 100 में 10 मिलना आप समझिए क्या, किसी भी परीक्षार्थी का, चाहे परीक्षा एग्जाम चुनाव का हो या परीक्षा मतलब ये स्कूल का हो, 10 नंबर मतलब सबसे बोगस। तो उस बोगस की स्थिति में आपको नई चुनौती है कि भाई अब आगे क्या कैसे करेंगे। गठबंधन है, पहले एक तो पार्टी है और गठबंधन है, दोनों मिला के चलना है। गठबंधन तो टूटते बनता रहता है, लेकिन आपकी पार्टी नियमित रहे, संतुलित रहे, सुदृढ़ रहे, इसकी रणनीति बनानी पड़ेगी आपको। अब सरकार विधानसभा में भूमिका क्या होगी आपकी, ये चीज़ें सेकेंडरी हो गई।
प्राइमरी पद ये जिम्मेदारी होगी कि आपकी पार्टी कैसे स्ट्रांग हो। जी, पार्टी स्ट्रांग हो और पार्टी में जो नेता हैं वो आपके साथ जुड़े रहें। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बगावत ना हो, ये सबसे बड़ी अभी चुनौती है तेजस्वी के सामने। इस पार्टी का दुर्भाग्य ये है कि इनके पास एकमात्र नेता है, वही नेता प्रतिपक्ष भी है, वही नेता पार्टी का नेता भी है, वही गठबंधन नेता भी है, तो नेता विहीन पार्टी है। तो भाई जब आपको हर निर्णय के लिए नेता से राय मशवरा नहीं करना है, किसी समर्थक से सपोर्टर से सब बातचीत करनी है आपको, तो जिस पार्टी में नेता ही नहीं होगा तो पार्टी का आधार कैसे फैलेगा। आखिर पार्टी और जनता के माध्यम कौन होता है, नेता। जी, अगर आपको नेता ही नहीं है जनता से बात करने के लिए, आपके पास जनता से संवाद का वक्त नहीं है, तो भाई जनता कहाँ से जुड़ेगी आपसे। आप जो कहते अभी कल किसी सुन रहे थे कि भीड़ तो बहुत आ रही थी रैलियों में, लेकिन पता नहीं वोट में क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ। तो भाई भीड़ तो किसकी भीड़ थी, सब उसमें 80% 90% लोग ज़्यादा हुआ करते थे। तो पूरे बिहार में ज़्यादा फैले हुए हैं। तेजस्वी यादव लालू जी के बेटे हैं, दौड़ वहाँ पहुँच गए आप चुनाव की सभा में, भीड़ में, लेकिन बूथ में भी आप पहुँच गए। लेकिन बाकी जो वहाँ चूँकि जो रैली की भीड़ तो भाई बात इतनी ही तक सीमित नहीं है वीरेंद्र जी। बात ये भी है कि क्या सिर्फ यादवों और मुसलमानों के सहयोग से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते, और अगर आप जो भीड़ की बात कर रहे हैं, अगर वो भीड़ आ रही थी, जनसैलाब उमड़ रहा था, तो उस जनसैलाब में 100% तो वोट मिला नहीं या मिला नहीं होगा। और दो ही जो धड़ा है आपके साथ है, और जो आप वीआईपी पार्टी को ले आए उससे लगा कि आपको एक मजबूती मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी बेकार ही गई। देखिए वीआईपी को ले आए, आईआईपी को ले आए, माले भी थे, कांग्रेस भी थी, इनकी कोशिश थी कि हम वोटों को जोड़ें, वोटों को समेटें, कुछ मला का वोट आ जाएगा, कुछ तांती का वोट आ जाएगा, कुछ वामपंथियों का आधार वोट आ जाएगा, कांग्रेस का वोट आ जाएगा। लेकिन हुआ कि किसी का वोट ही नहीं था, सब खाली टोकरी लेके आए थे। वोट तो जो कुछ था वोट उसमें आरजेडी के पास था, तो जितना संभव था सांस फुलाते फुलाते आरजेडी अपने सपोर्ट से, कुछ मालूम उम्मीदवार के सपोर्ट से जो लोग जीत के आया है। बाकी पास तो मांझी के पास न तो सहनी के पास कई वोट मिला पार्टी को, ना कांग्रेस का वोट मिला, चूँकि का कोई बेसी नहीं है बिहार में, बस वही था बेस कि भाई ब्राह्मण 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 और मुसलमान रही, तो दो खेल होता है बिहार में कांग्रेस के लिए। आईआईपी का मिला, किसी का नहीं मिला वोट आपको, तो भाई कहाँ से जीतते आप। आप देखिए सवर्ण, ये तो जीतने की बात सुनिए एक सवर्ण, बनिया, कुर्मी, तो पासवान, कोयरी, धानुक, जो बड़ी आबादी की संख्या समूह है, एक तरफा हो गया था आपके खिलाफ में। मांझी भी, वहाँ मुसहर भी एक बड़ी संख्या थी। तो जब आपके पास आधार वोट ही आपका जब बिखरा नहीं बंधा हुआ है, तो परिणाम तो जो है सही है। तो आपका कि आगे इनको हम कैसे विस्तार दें, हमारा जो जनाधार है, नया जनाधार कैसे खोजें। ये तो हो चुका है, ये तो हो चुका है। हम लोग चर्चा इस विषय पे कर रहे हैं कि तेजस्वी के सामने अब चुनौतियां क्या है। चुनौती वही उनकी आधार पर जोड़ने की है। सचमुच आधार, आपको ये संदेह नहीं कि पार्टी में बगावत भी हो सकती है, खास करके लीडरशिप को लेकर के, खास करके इस बात को लेकर के कि आप तमाम फैसले खुद करते हैं, खुद लेते हैं, किसी को मौका नहीं देते। यहाँ तक कि उन्होंने, तेजस्वी यादव ने अपने भाई को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये उनके जो भी फैसले, जो भी वजह रही हो, उसको लेकर के उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया ताकि वो एक छत्र राज कर सके। तो ये जो प्रवृत्ति है तेजस्वी यादव की, या फिर जो कहा जाता है कि उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिसे तेज प्रताप यादव जयचंद कहते हैं, तो जो ऐसे लोग हैं जो उनको इस तरह की बुद्धि देते हैं, तो ये भी एक चुनौती है। नहीं, उनके सामने बगावत का कोई संकट नहीं है, इसलिए कि बाकी लोग वहाँ है ही नहीं। इस पार्टी का दुर्भाग्य यही हो गया है कि खिलाफ में बोलने वाला कोई नहीं है। बोल ले तो गेले बेटा। अब आज विधायक से पूर्व विधायक अभी हैं विधायक, लेकिन ये आपने बड़ी बात कही है वीरेंद्र जी कि बोलना तो गिलना बेटा। मतलब कि जो आदमी संविधान बचाने की बात कर रहा है,
लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है, उसके पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं। कह सकते नहीं है, यही सच्चाई है। लोकतंत्र का मतलब तो यही है ना कि बोलने की आज़ादी, अपने इच्छा से जीने की आज़ादी। अभी आज एक मेरी बात हो रही थी, एक उम्मीदवार जो कि चुनाव में टिकट नहीं मिला, उनको विधायक थे, टिकट नहीं मिला, मुझे दुखी थे। उनका कहना था हमारा टिकट काटा गया, हमको बताया भी नहीं गया, और हम जब जाना चाहे 10 नंबर में तो पुलिस धक्का के बाहर कर दिया हमको। तो जिस पार्टी में पार्टी का विधायक को गेट पे धक्का दिया जा रहा है, नेता गेट पे, तो बताइए उस पार्टी में लोकतंत्र कौन सा है? उसकी थी कि भाई हमको टिकट काट रहे हैं, अरे हमको बताते हैं भाई कि हम टिकट काट रहे हैं, आपका भरोसा लेते हमको कि क्यों काट रहे हैं, चाहे जो भी बात तो करते हमसे। आपकी तो पुलिस रोड पर बाहर धक्का दे रही है गेट पे ही, तो भाई ये कौन सा नेतृत्व की क्षमता है कि हम आपसे संवाद ही नहीं करेंगे, टिकट कट गया तो जाइए आप जो करना करिए। बेचारे बाद में चुनाव लड़ भी गए, चुनाव हार भी गए, अलग बात नहीं, लेकिन बगावत की जो बात कर रहे हैं, कहाँ से कौन बगावत करेगा? आपको बोलने का मौका मिला तो बगावत कीजिएगा आप। मतलब अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बिहार को लीड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र लाना होगा। क्या मुख्यमंत्री को उनको 5 मिनट करना पड़ेगा? तो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी का कोई बात ही नहीं बनती है। सवाल रहे कि पार्टी की मजबूती, उसके लिए पार्टी में एक मंच, खुला मंच देना होगा, वही लोकतंत्र लाने की बात। हाँ बिल्कुल लोकतंत्र देना। अब जो आप वैरायटी ऑफ लोग, जो वैरायटी ऑफ विचार है, उसको उन लोगों के साथ जोड़िए, आप सम्मान देना होगा, उन्हें सम्मान देना होगा, उनकी बात सुननी होगी, उनकी अच्छी बुरी जो ही बात है उस एक तो संवाद करना होगा। क्या कह रहे हैं आप भाई, आप बताइए आपकी क्या राय है, आपका क्या शिकायत है, आपकी धक्का, जब उस संवादशीलता बहुत जरूरी है। संवादहीनता जो है ना उस पार्टी का सबसे बड़ा संकट, ये संवादहीनता। बिल्कुल, संवादहीनता की बात की आपने वीरेंद्र जी, तो विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और कई लोग तेजस्वी यादव से उससे पहले से मिलना चाह रहे थे, और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिहार के अलग अलग कोने से आए, 10 दिन 15 दिन यहाँ रहे, लेकिन तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई। क्यों? कि जो उनके पीए हैं संजय यादव, वो उन्हें लॉलीपॉप देते रहे और फिर उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो संजय यादव पे ऐसे भी आरोप लगते रहा है कि संजय यादव का ही निर्णय अंतिम निर्णय होता है, तेजस्वी का कोई निर्णय नहीं होता, और तेजस्वी यादव उसी से मिलते हैं जो जिससे संजय यादव चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या तेजस्वी अगर अभी किसी गम में डूबे होंगे, सदमे में होंगे हार के, तो ऐसे सदमे और गम का कोई मतलब नहीं है जब आप दूसरे के दिमाग से चलते हैं। हम न तो सदमे में न गम में हैं, चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, फिर आगे चुनाव लड़ लेंगे, इस मूड के आदमी है। तेजस्वी यादव फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, वो फुल टाइम दूसरे काम हम एंटरटेनर, बाकी टाइम पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। जब चुनाव आता है तो चुनाव लड़ने चले जाते हैं, जब विधानसभा बैठक होगी तो दिल्ली निकल जाएंगे, जब आपको हाउस में होना है जनता का, आपके विधायकों के साथ में आप गायब हो जाते हैं। आप जनता से मैंने आप जनता पॉलिटिक्स को सोचते ही नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि ठीक ही हार गए? हार ठीक नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हार गए तो जो एंटरटेनर है, जो फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं करता है और बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, अगर वो हार गया तो ठीक हुआ। अभी यूँ कह सकते हैं कि भाई आपको रुचि नहीं है, तो भाई क्या ढो रहे हैं, मतलब कि सबको भरमा रहे हैं, आप दूसरे लोगों के भी पैसे और भावनाओं से खेल रहे हैं। वहाँ कह सकते हैं इसको, भाई आप जब आपको फुल टाइम रुचि नहीं है, खाली महीना भर के 1 महीना चुनाव के समय कहो कि हम हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर बना दिए, अब बाकी दिन हेलीकॉप्टर उड़ते रहेंगे। बिल्कुल, तो क्या मतलब उसका? उस हेलीकॉप्टर में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव उड़ेंगे, उनके अलावा और किसी की औकात नहीं है उसमें बैठने की, क्योंकि समय नहीं है। अब बैठ लो, बगल बैठने को बैठ हो जाएगा बगल में, ये संकट है ना। और जहाँ भी जा रहे थे 5 मिनट 6 मिनट और 3 मिनट का स्पीच दे, हाँ हमारे दर्शन दे रहे थे, तो ठीक है, वो पॉलिटिकल व्यस्तता थी, वो बड़ा मुद्दा नहीं है। व्यस्तता थी, पॉलिटिकल व्यस्तता थी। क्या उनके 3 मिनट के भाषण से वोट का पोलराइजेशन हो गया? क्या जनता उनके पक्ष में आ गई या जनता उससे चिढ़ गई? तीनों बात हो सकती है। कुछ तो चुनाव नतीजे तो यही कहते कि चिढ़ गई। कह सकते चुनाव परिणाम तो ये बता रहा है कि आप जो भीड़ थी आपकी, आप उसको संतुष्ट नहीं कर पाए, जो उसकी अपेक्षाएं थी, उनकी बात आप अपनी बात उन्हें समझा पाए, उनकी बात सुनना नहीं था आपको। मान लीजिए 5 को नेता बैठता है, 5 आदमी नेता बोलता है 5 मिनट, लोकल समस्या बताता है कि समस्या हमारा मुद्दा ये है, आप तो गए सीधे
हाँ वोट दीजिएगा, जल्दी उठ के कुछ 2-4 मिनट बोल रहे जो रोज़ हर दिन बोलना है। तो भाई अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप जो पटना में बोलते हैं वही भागलपुर बोलिएगा, वही मधुपुरी में बोलिएगा। तो नया आदमी क्या, वो तो पहले सुन चुका है आदमी, चूँकि आपको उस जगह की समस्या के बारे में समझ नहीं है, उसके बारे में क्या बोलिएगा आप। और जो बोल सकता है आपके सामने मंच पे, उसको बोलने का टाइम नहीं है। तो जो समस्या का कंटेक्ट है ना, उन्हें को पता है कि हम जहाँ समस्या पानी की है वहाँ मछली की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से चलेगा। और जब तो आप लोकल लोगों को सुनिएगा नहीं, उससे 5 मिनट बतियाएगा नहीं, तब तक कैसे काम चलेगा। बीरेन जी, जैसे कि हम लोग चुनौतियों पे, तेजस्वी यादव की चुनौतियों पे बात कर रहे हैं, तो एक तो उनकी कार्यशैली को लेकर हमने बात की, दूसरी बात है कि उनके परिवार में भी समस्या है। परिवार के तमाम लोग सामने आ जाते हैं, कोई कुछ बयान देता है तो कोई कुछ बयान देता है, और जो विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि ये जो है परिवार में खरीद फरोख्त को लेकर के लड़ाई होती है, बस उसको नाम नहीं दिया जाता है, और असल में हर आदमी खरीदना चाहता है। देखिए सत्ता, घर अगर सत्ता परिवार में सत्ता होना तो ये समस्या आम है। ये बड़ी बात नहीं कि हम बने तू बनबे। ये भारतीय इतिहास, पूरा भारतीय इतिहास इसी सत्ता संघर्ष के लिए, राज परिवारों में सत्ता संघर्ष के लिए इतिहास बंदा है, ठीक ना। ये कि जो कुछ हो रहा है इनके यहाँ, ऐसा कुछ ही नया हो रहा है, लेकिन इनको तय करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। जी, वही कर रहा हूं। अब परिवार, या तो आप परिवार के साथ रहिए या आप जनता पार्टी के साथ रहिए। अब पार्टी के साथ रहिए और फैमिली के साथ, दोनों संभव नहीं है। आपको एक तय करना पड़ेगा कि हम परिवार के साथ रहें या पार्टी के साथ रहें। दोनों की भूमिका तय करनी पड़ेगी कि ये सीमा परिवार की है, अब इसके बाद सीमा पार्टी की है। अगर आप दोनों को एक ही उलझा दीजिएगा ना, तो जो हो रहा है। अभी हम लोगों ने परिवार और पार्टी की बात की। इस पिछले 2 दिनों से तमाम मीडिया चैनलों पे संजय यादव को लेकर के बहुत बात हुई कि संजय यादव ने बहुत कुछ कहा। एक व्यक्ति का मैं सुन रहा था अभी, वो तो ये कह रहा था कि ये बीजेपी का दलाल है। तो इस तरह के शब्द यूज किए जा रहे हैं। तो संजय यादव को जिस तरह से पीए से एमपी बना दिया गया, ये भी लोगों को रास नहीं आई। देखिए एक तो देखिए होता है कि पार्टी तेजस्वी यादव की है। अगर पार्टी समूह की होती, समाज की होती, तो बात सुन जाती उनकी। एक व्यक्ति की पार्टी, तो जिसका सुनेगा वो सुनेगा, नहीं सुनना तो लगा। फिर मैं बोलूँगा कि फिर आप जो बात बोल रहे हैं तो यही कह रहे हैं ना कि एक आदमी की पार्टी, और पार्टी को मतलब तमाम बिहार के लोगों ने उसकी औकात बता दी। फिर हम इसी के एक आदमी की पार्टी, जिनको सब कुछ निर्णय करना है, वो अगर अपना निर्णय ही तीसरे की राय से करते हैं, तो आप क्या कर लीजिएगा उनको। भाई ऐसा तो नहीं ना है कि हम बच्चा को अरे हाथ में आग, माने दिया बढ़ रहा है, अरे हाथ में आग दे देता हो, वो तो बच्चा एक बार जलाएगा दोबारा नहीं हाथ जलाएगा। लेकिन यहाँ तो हर बार हाथ जल रहा है, फिर हाथ हो ही जा रहा है। हर मौके पे हाथ जलता है दिया से, और फिर हाथ उठे पड़ देते हैं। कि तो बच्चा समझ जाता है कि भाई ये हमारा हाथ जल जाए। लेकिन यहाँ तो आनंद आ रहा है हाथ जलाने में, तो क्या कीजिएगा आप। आनंद आ रहा है। अब जो सामने स्थिति है अभी तेजस्वी यादव की, फिर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तमाम चीज़ों को जानते हुए। ये बताएं कि और कौन सी चुनौतियां हैं उनके लिए। देखिए उनकी चुनौतियाँ, हम जो जितनी चुनौतियाँ थी वो थोड़ा चर्चा कर ही चुके हैं। चुनौतियाँ भाई पार्टी के साथ, सहयोगी दलों के साथ मतलब समन्वय बनाने की। आप देखिए कि 12 सीटों पे तीनों आपस में सीट लोग लड़ रहे थे। तो अगर ये तेजस्वी की विफलता थी कि आप अपने संगठन सहयोगियों को आप विश्वास में नहीं ले पाए, या उनको भरोसा में नहीं ले पाए उनके, और आप हर कोई अपना पार्टी जारी कर रहा था, लिस्ट जारी कर रहा था, और बाद में हुआ कि तोरी तो एक जो होना चाहिए था कि भाई हमारा ये नहीं हुआ, हमारा उम्मीदवार ये, बाद में सीट तय, अच्छा उम्मीदवार हो गई हो तो सीट दे दी तू, यही हुआ। उसमें 12 जगहों पे जो उलझ गए आप। तो 12 सीट तो आप पहले हार चुके थे। अब वो 3 उम्मीदवार गैप था, किसी कारण से नॉमिनेशन रद्द हो गया था, तो अब 15 सीट चला गया आपका। तो आप चुनाव 225 30 पे लड़ रहे थे, 28-30 पे। तो जहाँ पार्टी में इतना अविश्वास, गठबंधन में इतना अविश्वास और अराजकता हो, तो उस जब गठबंधन का नेता ही एक मत है, तो कार्यकर्ता उसके साथ पीछे करते हैं आप ये क्यों नहीं कहते कि जब पार्टी जो आरजेडी है, जो गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी, उसके मुखिया ही जब अराजक हो, तो फिर ये रिजल्ट तो आने ही थे।
भाई जब अगर आपने नहीं संभाल पाए पूरे गठबंधन को तो विफलता आपकी थी। जी जी। अब विफलता की वजह तो आप तलाशते रहिए कि भाई क्यों विफल हुए हम। विफलता क्या कि आप 12 सीटों पे आप सहमति नहीं बन की बात तो मत ही करिए आप। इन्होंने तो मतलब गठबंधन, औपचारिक गठबंधन की घोषणा ही मतलब नहीं की। ऑब्वियसली कि भाई हमारे क्या वो सीट रहेगा। हम जब लिस्ट बना रहे थे अभी चुनाव के दौरान कि कौन सीट पे कौन चुनाव लड़ रहा है, कि कै सीट पे कै को लड़ रहा है, तो पता चला कै सीट पे कै को पे माले है, कै को पे टाले है, कै को पे भाले है। ये खोजना मुश्किल हो रहा था हमको। फिर हर पार्टी के यहाँ फ़ोन कर करके फिर लिस्ट मंगाए और हमको तो कांग्रेस का फाइनल लिस्ट कल मिला वोटिंग के बाद कि ये कांग्रेस फाइनल लिस्ट है। तो जब हालत ये है कि इस पार्टी का कि वोटिंग पूरी पार्टी मैंने आपस में उम्मीदवार कौन किसका है किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि कोई उस तरह का सिस्टम नहीं बना था। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि क्या जो जन सैलाब उमड़ता है तेजस्वी यादव की सभा में, उसे देखकर तेजस्वी यादव और संजय यादव पागल हो जाते हैं? उनको लगता होगा हमारा वोट है तो है, उत्साह तो होगा, स्वाभाविक है, उत्साह तो होगा ही। देखिए तेजस्वी यादव ना, देखिए हमारे साथ तेजस्वी यादव अभी सुनने की चीज़ नहीं, देखने की चीज़ है। लालू जी के बेटो आयल, चल देखने जाओ। सुनने जो अगर सुनने का तो सुनने नहीं लेती जनता, जनता देखने जाती है, सुनने नहीं जाती है। नहीं वो गाना बहुत सारे अभी आरजेडी के को लेकर के बहुत सारे आरजेडी के समर्थक तरह तरह के गाने बनाते हैं। वो भी इस चुनाव में एक मुद्दा था, क्योंकि विपक्ष ने बोला कि ये आरजेडी के समर्थक नहीं भाई। जो पीएम मोदी ने भी कहा था कि जो गाना नहीं है जिसमें कट्टा लगा के कर देंगे, तो जो गाना आपके समर्थक गा रहे हैं उसी गाना को बेस बना के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तो पार्टी कट्टा का और छोरी का और क्या क्या का है। तो आप सिर्फ गाना नहीं था वो, जब एक गाने और एक जो तेजस्वी यादव के मंच पे हमेशा दिखते हैं एक गायक, छोटू छलिया नाम है उनका, वो भी कुछ उनका गाना भी काफ़ी कोई माल को लेकर के जो उन्होंने गाया है उसको लेकर भी काफ़ी वायरल किया गया वीडियो। यहाँ तक कि ये बताया गया कि आरजेडी लोगों का मानसिकता क्या है और महिलाओं को किस नज़र से चुनाव में क्या विपक्षी काम क्या है, आपकी कमियों को उजागर करना। तो हम मौका देते हैं ना। हम ऐसा कोई कुछ काम करे ही नहीं कि मेरी कमी उजागर हो। तो जब आरजेडी के गाना को भाजपा वायरल करेगी तो करेगी, अपने पक्ष में कर रही है वो, इनकी छवि को खराब करने के लिए कर रही है। आपके अवगुण की हम तारीफ मंच पे कहते फिर हैं तो आपकी तारीफ कर रहे हैं कि हम आपकी शिकायत कर रहे हैं, आपके खिलाफ माहौल बनाना है, बना रहे हैं। विपक्ष का काम ही यही है, खिलाफ का कैसे माहौल बने। भाई उसी गाने पीएम गाना गाते हैं कि कट्टा उठा लो, क्या करते गाना गा रहे थे वो। एक चीज़ और है वीरेंद्र जी की, अभी तक तो चाचा भतीजे की बात थी, लेकिन अब तो भतीजा की वो स्थिति नहीं और चाचा की भी ऐसी स्थिति नहीं। तो अब तो तेजस्वी यादव इस बात के भी सपने नहीं देख सकते कि हो सकता है कभी चाचा नारुष्ट हों तो हमारी तरफ चले आएँ। अब तो भाजपा से छोड़ी ही नहीं, भाजपा नीतीश जी को इसलिए छोड़िए कहीं भाग सके। अब बिना बांधले गोड़ में रस्सी बंधा गया उनका, अब कहीं नहीं जा सकते वो। तो इसलिए इनके लिए कोई संभावना पिछले अगले 5 साल तक नेता प्रतिपक्ष के अलावा अब कोई जगह नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के अलावा कोई जगह नहीं है, लेकिन चुनौतियों का पहाड़ तेजस्वी यादव के सामने खड़ा है। 14 नवंबर को वो पहाड़ इतना विकराल रूप ले चुका है कि तेजस्वी यादव उस पहाड़ को पार कर पाएंगे कि नहीं, ये अब बड़ा सवाल है। वीरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इसे संभाल पाएंगे, जो अभी जिस तरह से एक विध्वंसक स्थिति जिसको कहिए कि एकदम फ्लोर पे आ गए हैं, घुटने पे आ गए हैं, और तो क्या इससे निकल पाएंगे वो? बिहार में वो थे दशरथ मांझी, वो पहाड़ रास्ता बना लिए थे, तो जिसको रास्ता बनाना होगा ना वो पहाड़ तोड़ लेगा। ये कौन सी बड़ी बात है भाई। अगर इनको लगा कि हमको पार्टी खड़ी करनी है, हमको संगठन खड़ा करना है, हमको बच्चे का अच्छा अपना संगठन खड़ा करना है तो कर लेंगे, लेकिन पहले अंदर आए तो हिम्मत तो हो दशरथ मांझी वाला कि हम पूरा यहाँ से पहाड़ तोड़ दो भाई। हम हिम्मत अंदर से चाहिए ना। या तो जब पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, तो इस तरह की अपेक्षा करना किया जाए या नहीं किया जाए, ये बड़ा सवाल है कि क्या जो व्यक्ति सिर्फ पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहा है वो कितना कर पाएगा। 10 सालों में तो
ऐसा कुछ नहीं लगा जो कर पाई है, एक अच्छा भाषण देने के अलावा कि कुछ कर रहे हैं पार्टी के लिए, संगठन के लिए। एक अच्छा भाषण क्या, वही रटा रटाया भाषण देते हैं वो? वही पढ़ा पढ़ाया, वही पढ़ा पढ़ा भाषण। और कहते हैं कि जो उन्होंने भाषण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे तो जो उन्होंने भाषण दिया था 4 से 5 मिनट, उस भाषण में मतलब जो भी 5 मिनट में कम से कम 50 गलतियाँ बोली थी। कौन? तेजस्वी यादव। वो ठीक, वो बड़ा इशू नहीं है, लिख के नहीं लगे होंगे। जी जी, लिख के नहीं गए होंगे। जो भी हो, समस्या तो है ना। जो आप कह रहे हैं उनके भाषण की तारीफ कर रहे हैं, इस पे हम कह रहे हैं कि उसके बारे में कहा जाता है जो देते हैं विधानसभा में, अच्छा देते हैं ना, उसको कोई दो राय नहीं है, लिख के पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ना में कम से कम हम नहीं पढ़ेंगे उतना बढ़िया जितना पढ़ पाते हैं वो। जी जी जी। तो इसलिए इसमें आप हर सिर्फ किसी का अवगुण मत तलाशिए, उसमें कुछ बहुत सारी योग्यता भी है। अच्छा बोलते हैं, बढ़िया ढंग से कहते हैं, लेकिन अपनी वजह रखें तब ना। वो तो मतलब टेप रिकॉर्डर है कि बढ़िया फिट किया हुआ है, अब बढ़िया बस AI नहीं हो गया थी घड़ी, फिट कर दीजिए, अपने आप बोल रहा हो। तेजस्वी यादव आज की तारीख में अपनी पार्टी के लिए बेहतर AI हैं जो दर्शनीय हैं, और जो उसको फीडर जो है कहीं और बैठा हुआ है तो बोलते कुछ और हैं, मुंह का भाषा आवाज़ कुछ और होता है, जीभ कुछ और होता है। तो तेजस्वी यादव अगर इन चुनौतियों से पार पाना चाहते हैं, चुनौतियों के पहाड़ को ढहाना चाहते हैं, उसे रौंद कर रास्ता बनाना चाहते हैं, तो संजय की आंखों से दुनिया को देखना बंद करें। AI वाली नीति नहीं अपनाएं, AI नहीं बने। अगर फिर भी उसी राह पर चलें तब तो जो चुनाव नतीजे आए हैं वो सब कुछ सामने रख ही दिया है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।